आज हम लोग HC वर्मा का चैप्टर 30 गॉस लॉ जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर एक कोई इनफाइनाइट सीट है प्लास्टिक यानी कि नॉन मेटल की, और इस पे क्यू चार्ज दिया गया है, इस पे क्यू चार्ज है जिसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट पर मीटर है, ये दिया हुआ है। अगर लेट्स इसमें मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं तो इधर होगा सरफेस से आउटवर्ड, हमें पता है सीट की वजह से होता है, और निगेटिव होता तो इनवर्ड होता है। अगर इस प्लास्टिक सीट को एक कंडक्टिंग सीट से रिप्लेस कर दिया जाए, फर्दर क्वेश्चन में बोल रहा, अगर इस प्लास्टिक सीट को एक कंडक्टिंग कॉपर सीट से रिप्लेस कर दिया जाए और उतना ही चार्ज दिया जाए जितना पहले दिया गया था क्यू, डायमेंशन इसका भी बिल्कुल सेम है, तो पॉइंट पी पे, जो इसके बगल का पॉइंट है पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 5 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी 10 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी 20 वोल्ट पर मीटर। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेटल सीट का मान लीजिए अगर इसका एरिया मैं ए मान रहा हूँ और इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है क्यू, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, इसकी वैल्यू कितनी होगी क्यू बाई ए। और इनफाइनाइट सीट की वजह से, ये सिंगल लेयर है, इसकी वजह से हमारे पास बगल के किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट बिहेवियर होगा तो फील्ड की वैल्यू कितनी यूनिफॉर्म होगी, और ये जो फील्ड है, फील्ड की वैल्यू को सिग्मा के टर्म में कितना लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये क्यू चार्ज एक कंडक्टिंग सीट को दिया जाएगा, कंडक्टर की खासियत है, कंडक्टर पे चार्ज हमेशा कहां पर आकर लाई कर जाते हैं, सरफेसेस के ऊपर। कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। तो जैसे ही चार्ज देंगे, ये जो मेटल सीट है ना, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके ये दोनों सरफेसेस पे चार्ज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इधर देखिए, एक इस साइड दूसरा इस साइड, समझ में आ रहा है? ये एक इधर और एक इधर। तो अगर इसको मैं इसका ये वाला व्यू यहां से बनाऊं, अगर मैं, ये कंडक्टिंग सीट है, डायमेंशन बिल्कुल पहले वाला ही है, तो जैसे ही चार्ज इसको क्यू दिया जाएगा तो आधे चार्ज इस वाले सरफेस पे और आधे चार्ज इस साइड वाले सरफेस पे आ जाएंगे। इधर चार्ज क्यू देंगे तो इधर Q/2 और इधर Q/2। ये चीज समझ में आ रही है? Q/2 चार्जेज हमारे पास दोनों साइड आ जाएंगे। अब दोनों साइड Q/2 चार्जेज आ जाएंगे हमारे पास, इसकी वजह से हमें पॉइंट पी पे फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये इनफाइनाइट सीट हो गया। आप क्लियरली देखिए, यहाँ दो सीट हो गई, एक ये और एक ये दोनों सीट की वजह से क्या करना है, इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं सीट की। इस सीट पे चार्ज Q/2, डायमेंशन की बात करें, एरिया इसका ए पहले के बराबर ही है। तो अब जो चार्ज डेंसिटी है, इसको अगर मैं सिग्मा डैश लिख दे रहा हूं, तो सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी, Q/2/A, दैट इज Q/2A। अगर पहले वाले डेंसिटी के हिसाब से देखें, जो प्लास्टिक वाली सीट पे है चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना होगा, उसका Q/A था, इसका Q/2A है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा/2। Q/A को सिग्मा लिख सकते हैं। इधर भी चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा डैश, कितनी वैल्यू, सिग्मा/2। कोई डाउट? अब पॉइंट पी पे देखेंगे, इस इनफाइनाइट सीट की वजह से इस पॉइंट पी पे फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा की वैल्यू सिग्मा डैश है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे फील्ड की वैल्यू किधर, आउटवर्ड इस तरफ। इस सीट की बात करेंगे तो इस सीट की वजह से भी फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में इधर, राइट साइड में इस साइड। तो फील्ड की वैल्यू कितनी, वैल्यू इसकी वजह से भी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे की वजह से भी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक ही डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इज सिग्मा डैश इज सिग्मा/2, तो सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियरली देखिए, हमारे पास पी पॉइंट पे फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले भी कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले 10 वोल्ट पर मीटर था, तो अभी भी वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहले का, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी प्लास्टिक सीट की वजह से होगा उससे ही कंडक्टिंग सीट जो कॉपर का है उस पर भी क्यू चार्ज देंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर है
उसको किसी चार्ज शीट के बगल में रख दिया जाए, चार्ज शीट के बगल में रख दिया जाए तो क्या होगा? उसमें ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन यही है। ऑप्शन उसमें क्या है? ऑप्शन है आपको द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल टुवर्ड्स द प्लेट। एक चार्ज प्लेट है, एक चार्ज प्लेट है फाइनाइट डायमेंशन का, कैसा भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक चार्ज प्लेट है, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मान ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके बगल में एक न्यूट्रल, नेट चार्ज इस पे कितना हो, 0, न्यूट्रल पार्टिकल रखा जा रहा है। कैसा पार्टिकल रखा जा रहा है? न्यूट्रल पार्टिकल। और ये मेटालिक है, एक मेटालिक पार्टिकल रखा जा रहा है जो न्यूट्रल है। अब देखिए ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, ये चार्ज बॉडी इस कंडक्टिंग बॉडी का इंडक्शन करेगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इस पे पहले नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। तो निगेटिव वाले को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? इसका इंडक्शन हुआ, जिसकी वजह से इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, जितना इधर निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? अब क्लियरली देख लीजिए, ये मेटल शीट, ये जो कंडक्टिंग पार्टिकल है इसके इस वाले हिस्से पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, अट्रैक्ट करेगी, लेट्स से वो फोर्स F1 बोल दे रहा हूं मैं, और इस वाले हिस्से पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, ये फोर्स मैं F2 बोल दे रहा हूं। क्लियरली चार्ज का अमाउंट बराबर है और ये नजदीक है, तो कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि F1 F2 से ज्यादा होगा। तो ओवरऑल ये शीट क्या करेगी, ये जो कंडक्टिंग पार्टिकल है इसको अट्रैक्ट करेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका टुवर्ड्स द प्लेट, टुवर्ड्स द प्लेट, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले का ऑप्शन सी था, दूसरे का ऑप्शन क्या हो गया? दूसरे का ऑप्शन ए, दूसरे का ऑप्शन ए। कोई डाउट? और वैसे भी आपको पढ़ाया गया चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अगर वो फाइनाइट डायमेंशन की है तो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मेटालिक स्फेरिक। देखिए एक मेटल स्फेयर है, ठीक है, मेटल स्फेरिकल सेल है हमारे पास, इस पे चार्ज है Q, इसके बाहर में यहाँ पर चार्ज रखा गया है Q1, और इसके सेंटर पर एक चार्ज है Q। तो हमें बताना है सेंटर पर जो चार्ज ये Q रखा हुआ है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। इसको देखते हैं, स्टेप बाय चीजें समझते हैं। अगर अकेले इस मेटल सेल पे, इस मेटल सेल पे ये Q चार्ज दिया जाता तो ये Q चार्ज क्या हो जाता, ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ये Q चार्ज क्या होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ये चार्ज कैपिटल Q दिया है ना, खैर कोई दिक्कत। तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब फर्दर क्या किया गया, अभी इसको भूल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर एक चार्ज लाया गया Q1, इस Q1 चार्ज की वजह से होगा क्या, पहले जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था इसकी वजह से यहाँ पर इंडक्शन होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा? निगेटिव इधर आएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी और इधर में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि अंदर में फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। मेटल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से ही होने वाला है। क्लियरली देख सकते हैं, इस Q1 की वजह से यहाँ पर बात करोगे तो फील्ड की वैल्यू, अकेले ये Q1 होता तो उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू इधर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे इस साइड हो जाएगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से, तो सेल की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस Q1 की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो जाके सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो हम लोग Q चार्ज रख रहे हैं, तो Q चार्ज खुद की फील्ड की वजह से तो फोर्स लगाएगा नहीं, बाहर में सेल पे जो चार्ज मौजूद है और बाहर का ये चार्ज, दोनों के कॉम्बिनेशन से सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस Q चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि अगर ये सेल पे चार्ज दिया जाए, यहाँ चार्ज दिया जाए, तो सेंटर पर जो चार्ज Q है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हुए, द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू सेल, सेंट्रल चार्ज, सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे सेल पे जो चार्ज हैं उनकी वजह से फोर्स कितना होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं, सेल पे जो चार्ज है इसकी वजह से सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, Q1 की वजह से इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो सेंटर पर जो चार्ज है उस पे सेल के चार्ज पे सेल पे जो चार्ज है उस पे फोर्स, वो किधर फोर्स लगाएगा, राइट वर्ड, इस तरफ फोर्स लगाने वाला। समझ में आ रहा, फील्ड की डायरेक्शन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है? तो 4 का ऑप्शन बी, जहां डाउट होगा बोलिएगा। 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए स्मॉल वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक चार्ज एक छोटे से वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, जो भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इतने ही छोटे से वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, द फ्लक्स of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 25 voltmeter. The flux over a concentric sphere of radius 20 centimeter. बोल रहा है इसके बाहर में चारों तरफ एक स्फेयर लिया जाए जिसका रेडियस कितना हो, 10 सेंटीमीटर। इस वाले सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास आउट हो रही है वो कितनी है, वो है 25 वोल्ट मीटर। ये दिया हुआ है ना, 25 वोल्ट मीटर, इससे फ्लक्स जो पास हो रही है 25 वोल्ट मीटर। तो इसी के कॉन्सेंट्रिक दूसरा एक स्फीयर बनाया जाए जिसका रेडियस कितना हो, 20 सेंटीमीटर। तो उससे होके कितनी फ्लक्स पास होगी? इधर देखिए, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस 10 सेंटीमीटर वाले स्फीयर के अंदर में ये चार्ज प्रेजेंट है जो छोटे से वॉल्यूम में है। तो Q की वैल्यू, लेट से ये चार्ज था Q0, तो Q की वैल्यू छोटे वाले स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स पास हो रही है कितनी होगी, Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बड़े वाले क्लोज्ड स्फीयर को भी देखोगे तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, उसके अंदर भी उतना ही है। तो बड़े वाले स्फीयर से भी जो फ्लक्स पास होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q1 अपॉन Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा? तो दोनों हमारे पास जो क्लोज सरफेसेस हैं दोनों से सेम ही फ्लक्स पास होगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? 25 वोल्ट मीटर ही होने वाला, तो ऑप्शन ए। 5th का आंसर क्या हो जाएगा? 5th का भी आंसर हमारे पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक इमेजिनरी क्यूब है। इधर देखिए ढंग से, एक इमेजिनरी क्यूब है जिसकी लेंथ L/2 है, जिसकी लेंथ L/2 है, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी लेंथ L है, तो बड़ा बना दे रहा हूं मैं, इसकी लेंथ हमारे पास L है। और ये जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये v वेलोसिटी से इस क्यूब के, इमेजिनरी क्यूब के अंदर क्या हो रही है, एंटर कर रही है। तो हमें बताना है इस क्यूब से पास होने वाली जो फ्लक्स है उसका टाइम के साथ ग्राफ जो आएगा इसमें से कौन सा होगा। इधर आप देखो बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम शेप का ग्राफ है, एक आपको ग्राफ बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, एक ग्राफ इस तरीके से है, दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कुछ। ये सबके नाम दिए हुए हैं, ABCD। ये ग्राफ है A, ये वाला ग्राफ है आपको B, ट्रेपीजियम शेप वाले का नाम है D, और इस ग्राफ का नाम है C। मतलब ये फ्लक्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम ग्राफ। तो T = 0 पे ये जो रॉड है, रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेट से मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज मान ले रहा हूं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इस पे कितनी है, लैम्डा। तो एट T = 0, एट T = 0 इस इमेजिनरी क्यूबिकल जो सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी।
तो हमारे पास t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होने वाली है। तो वैसे ही C और D ये तो दो गायब हो जाएंगे, t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही ये रॉड क्यूब के अंदर में एंटर करना शुरू करेगा, इमेजिनरी क्यूबिकल सरफेस में एंटर करना शुरू करेगा, डायग्राम क्या होगा, जैसे ही ये मान लीजिए ये सिचुएशन हुई तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस इमेजिनरी क्यूबिकल सरफेस के अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड आ गया है। तो चार्ज इनक्लोज्ड आ गया तो क्या इससे होके फ्लक्स पास होगी, बिकॉज फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फ्लक्स पास होगी इस क्यूबिकल सरफेस से उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा? अब इससे फ्लक्स जैसे जैसे ये रॉड इसमें एंटर करना शुरू करेगा टाइम के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर घुस रहा है, वैसे वैसे इसमें अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। थोड़ी देर बाद का सिचुएशन क्या होगा, ये थोड़ा और अंदर तक पहुंच गया होगा। समझ में आ रहा? तो अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ये कब तक होगा, इस सिचुएशन तक, ये मैं लिखते जा रहा हूं, ये 1 2 ये वाला सिचुएशन आने तक, इधर देखिए, इस सिचुएशन तक अंदर में क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। ये सिचुएशन आने तक तो टाइम के साथ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो वैसे भी नहीं होने वाला, बी तो हट जाएगा, बचा केवल ए और डी। इधर देखिए, टाइम के साथ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा इस टाइम तक। इस टाइम के बाद सिचुएशन क्या होगा, अब इस क्यूबिकल सरफेस से ये रॉड बाहर निकलना स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा? और क्लियरली आप देख सकते हैं अभी L/2 लेंथ रॉड की क्यूब के अंदर थी और रॉड ये बाहर भी निकलने लगी, तो अभी भी इसमें L/2 लेंथ ही इसके अंदर में है। तो क्यू इन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, L/2 इंटू लेमडा हो जाएगा क्यू इन की वैल्यू। ये कब तक हमारे पास क्यू इन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जब तक ये रॉड इस कंडीशन में ना पहुंच जाए, जब तक ये रॉड इस वाले कंडीशन में नहीं आ जा रहा। समझ में आ रहा? फिर इसके बाद सिचुएशन में क्या होगा, अब रॉड जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकलना शुरू होगा तो क्यूब के अंदर में चार्ज की वैल्यू कम होनी स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? फर्दर ये अब इधर आगे बढ़ना शुरू होगा तो क्यू इन की वैल्यू कम होनी शुरू होगी। तो हो क्या रहा, टाइम के साथ जैसे ही इसमें एंटर करेगा क्यू इन की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इस कंडीशन तक आते आते फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी और कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगी जब तक ये कंडीशन ना आ जाए। और फिर इसके बाद जब रॉड फाइनली इससे बाहर निकलना शुरू होगा तो इसके अंदर क्यू इन की वैल्यू, क्यू इनक्लोज की वैल्यू घटने लगेगी, फ्लक्स कम होगा, और जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो होने वाला क्या है, टाइम के साथ पहले फ्लक्स बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा कुछ देर तक, और फिर जब रॉड बाहर निकलने लगेगा तो घटेगा, और घटते घटते फाइनली 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्राफ का हिस्सा जो है। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। एक सिलिंड्रिकल ओपन सिलेंडर है। ओपन सिलेंडर मतलब चारों तरफ से तो ये हिस्सा क्या है, क्लोज्ड है, ये वाला हिस्सा इसका ओपन है। इसके बिल्कुल बाउंड्री पे यहां पर एक चार्ज रखा जाता है Q। तो हमें बताना है इस ओपन सिलेंडर से होते हुए कितनी फ्लक्स पास हो रही है, ओपन सिलेंडर के सरफेसेस से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर देखिए, अगर हम लोग सिमिलरली, जैसे ये सिलेंडर है ओपन सिलेंडर, इसी तरीके का एक ओपन सिलेंडर इसके ऊपर में रख दें, रिवर्स करके ऊपर में रख दें, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, बिल्कुल ये हिस्सा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और बिल्कुल ये इसका आधा हिस्सा था। तो क्लियरली देखिए, ये जो क्यू चार्ज है, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है उसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, मिड पे आ जाएगा। और क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में क्या होती है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर डेंसिटी के साथ। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं सिमेट्री से कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपर सिलेंडर वाले हिस्से से जाएगी उतनी ही लोअर वाले से जाएगी, और लोअर वाला ही तो हमारा हिस्सा था, पहले वाला हिस्सा। तो टोटल फ्लक्स क्यू नॉट चार्ज से, जो टोटल क्यू चार्ज से होकर टोटल कितनी फ्लक्स निकलेगी, टोटल फ्लक्स निकलेगी इस क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा? और इसका आधा फ्लक्स, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऊपर वाले ओपन सिलेंडर से, और आधा नीचे वाले ओपन सिलेंडर से जाएगा। तो नीचे वाले ओपन सिलेंडर से होते हुए जो फ्लक्स पास होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q एप्सिलॉन नॉट का आधा, हाफ ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा?
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 देख लेते हैं।